मिसाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है गौहर गिलानी साहब, जर्नलिस्ट हैं और इन तमाम तर मामलों पर गहरी नज़र भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर गिलानी साहब, आपने भी वक्त दिया। मिसाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ज़रा हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, उनके साथ मेरा तो कोई राब्ता है नहीं, ना मेरी बेटी के साथ उनकी अलाउड है बात करना। 2.5 ईयर्स हो गए हैं। मेरी मदर इन लॉ की टेलीग्राम के थ्रू जो उनसे बात होती है, जो राब्ता होता है, तो उसके थ्रू ही पता चलता है कि वो बहुत वीक हैं। और वैसे तो उनकी विल पावर जो है वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, बट नेचुरली मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। उनको मेटालिक हार्ट वाल्व है, किडनी स्टोन्स हैं, और जिस तरह की एक डेथ सेल में उनको रखा है 5/7 के, उसके अंदर ओपन टॉयलेट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन इटसेल्फ इतने साल हो गए, और उसमें उनको कैदो बंद में रखा हुआ है, तिहाड़ जेल के अंदर हैं। और उनके ख़िलाफ़ जो डेथ ट्रायल्स शुरू किए हुए हैं, जिसके अंदर उनको बोलने की अपनी तरफ से कोई इजाज़त ही नहीं दी जाती। जो ऑनलाइन भी जो उनकी कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी उनको साइलेंस कर दिया जाता है जब वो बात कर रहे होते हैं। तो बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। NIA की इन्वेस्टिगेशंस और टेररिज्म के साथ लिंक करना, एक लीडरशिप को, एक पॉलिटिकल जो फेस हैं फ्रीडम स्ट्रगल का, यासीन साहब, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, विच इज़ वर्स देन अ टेररिस्ट। तो बहुत हमारे लिए एज अ फैमिली इट्स वेरी पेनफुल कि ज़्यादातर जो है हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, उनकी वेल बीइंग के बारे में। यकीनन ये एक पेनफुल सूरत हाल, और हम सब की दुआएं भी बतौर बहैसियत कौम भी यासीन मलिक साहब के साथ हैं, उनकी सेहत के लिए भी। गौहर गिलानी साहब, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दाम उठाए गए, लॉकडाउन, कर्फ्यू, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी में? देखिए, सूरत हाल ये है कि आज जो लोग हैं, श्रीनगर शहर का जो सबसे बड़ा मार्केट है लाल चौक, या जो डाउनटाउन पाइन शहर का नौहट्टा में, तो वहाँ के दुकानदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं और लीडरान हैं, उन्होंने हम मीडिया से गुफ्तगू में हमें बताया कि उन्हें पहले ही 1-2 रोज़ पहले थानों में बुलाया गया था, और उन्हें वार्निंग दी गई थी कि अगर उन्होंने आज दुकान अपने बंद रखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उनको कहा कि हड़ताल की सियासत अब नहीं चलने वाली है और आपको खुले रखने पड़ेंगे दुकान। तो एक तरह से नॉर्मलसी को पेंट करने की कोशिश की गई, और जब दुकानदारों ने अपने दुकान नहीं खोले तो ज़बरदस्ती उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि जो है पुलिस ने खुद उनके ताले तोड़े और दुकान खुले रखें, ताकि वो ये दिखाएं कि यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल है। तो हालात नॉर्मल नहीं है। जहाँ तक सिविल लिबर्टीज़ हैं वो सस्पेंडेड है, जहाँ तक सियासत है, चाहे हिंद नवाज सियासत हो या हिंद मुखालिफ, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है। बहुत हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई हैं। खुद भारतीय पार्लियामान में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ये बताया था कि 7,357 कश्मीरियों को, जिनमें लीडरान भी शामिल थे और नौजवान शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। 555 रोज़ पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन हुआ। डिजिटल अपार्थाइड के ज़रिए लोगों को एक्स कम्युनिकेट किया गया, और फ़ोन करने पे बात नहीं की इजाज़त नहीं थी, फ़ोन बंद थे, इंटरनेट बंद था और SMS सर्विस बंद थी। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ थी, उसके बाद ये बताया गया था कि शायद अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद डेवलपमेंट आएगी, तरक्की का दौरा होगा, और जो है यही असल में सेपरेटिज्म कोट अनकोट की जड़ थी। तो हुआ ये कि उल्टा 5 लाख कश्मीरी नौजवानों ने अपने नौकरियों से, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। वो सयाहत का शोबा मुतासिर हुआ, सब तमाम शोबों पे जो है मनफी असर। यानी जो ख्वाब दिखाए गए थे और जो दावे किए गए थे इस इक़दाम के पीछे, वो हकीकत उसके बरक्स साबित हो रही है। मिसाल मलिक साहिबा, कहने को ये 2 साल हैं, लेकिन अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 732 रोज़ से कश्मीर में बसने वाले हर कश्मीरी की ज़िंदगी कैद है, इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। गौहर गिलानी साहब ने जो पिक्चर पोर्ट्रे की, यकीनन वजह क्या है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी ताकतें जो दीगर मामलात पर बहुत हमें विजिलेंट दिखाई देती हैं, कश्मीर पर उनका ज़मीर क्यों नहीं पिघलता? देखिए, सिंपल सी बेसिक वजह है कि चाहे इनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू आइडेंटिटी है, राइट टू स्टेटहुड है, या जो भी आप इसको कह दें कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो इंसान बसते हैं, उनके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी और सॉवरन नेशन के हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना ही इंडिया का हिस्सा है, ना ही किसी और का। दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और प्लेबिसिट अकॉर्डिंग टू द UN रेजोल्यूशंस, मगर वो राइट इनको मिला नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अगर वो
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लॉफेयर के बाद लॉफेयर होता रहा है यहाँ पे, और जो ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 35A उसके बाद एक इंडियन कॉलोनी में ये तब्दील हो जाएगा। जिस तेज़ी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं हर लिहाज से कश्मीरियों के इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स, आप फ्रीडम स्ट्रगल को भी देख लें, उस लिहाज से जितनी भी लीडरशिप है जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप है उनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है, साइलेंस किया जा रहा है या टॉर्चर सेल्स में, या उनको कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है। उसी तरह जर्नलिस्ट के साथ है, मीडिया के साथ है। तो ये राइट कैसे मिलेगा? ये लॉफेयर को रिस्पॉन्ड करना है तो लीगली करना है, और इसके लिए मैकेनिज्म है। जिनीवा कन्वेंशन 4 की वायलेशन है, ICJ में मामला जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये जेनोसाइड का मामला है, एथनिक क्लेंजिंग का है, ये वायलेशन है UN रेजोल्यूशंस की। तो जब तक लीगल कोर्स नहीं लिया जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ इम्पॉसिबल कि कश्मीरियों को उनका राइट कैसे मिल सकता है। ना उनके पास कोई अपनी आर्मी है, ना उनका कोई सॉवरेनिटी है, वो रेजिस्ट ही कर सकते हैं पीसफुली जिस तरह वो मैक्सिमम कर रहे हैं। उससे बियॉन्ड तो उनकी जिस सिविल लिबर्टीज़ की बात है कुछ भी नहीं है उनके पास। अब तो हर लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पुलिस फोर्स के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, सारी डीलिमिटेशन के थ्रू भी सीट्स दी जा रही हैं दूसरों को जो कश्मीरी नहीं है, और उनको यकीनन उनके हुकूक भी सल्ब किए जा रहे हैं और पॉपुलेशन बुनियादी नुमाइंदगी भी तो होती रहेंगी जब तक इसके खिलाफ इंटरनेशनल कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, मिसाल मलिक साहब हमारे साथ ही रहेगा। गौहर साहब, जो सूरत हाल कश्मीर में यकीनन बतौर इंसान तो उसकी मजम्मत हर जानिब से की जा रही है, भारत में मौजूद जो आम आवाम है, जो आम जनता है, उसका रद्द अमल क्या है? ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम उठाया गया था उसके बाद से अब तक कश्मीर की सूरत हाल पर। देखिए, जिस तरह की हुकूमत जो अभी भारत में है, भारतीय जनता पार्टी की, एक आइडियोलॉजिकल हिंदुत्व माइंडसेट वाली एक हुकूमत है, जिनका हिंदुस्तानी मुसलमानों और ख़ासकर कश्मीरी मुसलमानों के हवाले से एक माइंडसेट है कि इनको अपनी प्लेस दिखानी है, वी हैव टू शो देम देयर प्लेस। तो उस जहन के तहत ये सारे इक़दामात किए गए, और बल्कि कश्मीर के नाम पर ही, गाय, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर के नाम पर ही उन्होंने इंतखाबात भी जीते हैं। तो लेकिन एक तबका है भारत में जो खुद को एक तरह से जो लिबरल कहता है, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजम्मत भी की है, जिन्होंने मजमून भी लिखे हैं, लेकिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हिंदुत्व माइंडसेट वाली है वो बिल्कुल एंजॉय करती है जितनी डिसएम्पावरमेंट, जितनी डिस्पोजेशन, जितने डिसएडवांटेजेस कश्मीरी होंगे उसको वो एंजॉय करते हैं, चाहे वो डीलिमिटेशन का मामला हो, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का मामला हो, या जो है डेमोग्राफिक चेंज के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का मामला हो, तो वो उन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा मिशाल साहब, अब गौहर साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की, ये जो हिंदुत्व सोच है, ज़ाहिर है जिसके असरात हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी मौसर आवाज़ उठाई है कश्मीरियों के हक़ के लिए। आप भी ज़ाहिर है बहुत एक्टिव हैं कश्मीरियों की आवाज़ के हवाले से, कितनी तब्दीली देख रहे हैं आप इस वक्त जो शराकतदार हैं या जो आलमी ताकतें उनके रवैये में, ख़ास तौर पर ये जितनी 5 अगस्त के बाद से मौसर तरीके से आवाज़ें उठाई गई हैं उनको लेकर कितना कोई वे फॉरवर्ड आप देख रही हैं कि मामलात हल होने की तरफ जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, इन पास्ट 2 इयर्स के अंदर जब से एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 और 35A की, मेरी क्लोज डोर मीटिंग हुई है UN सेक्रेटरी जनरल के साथ 1 to 1, और UN के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत सी जो फॉरेन डेलीगेशंस आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और अभी भी OIC की आई हुई है, उनके साथ भी मीटिंग है। तो ये चल रही है मीटिंग्स, डिप्लोमेसी चल रही है, या जहाँ जहाँ हम लोग अपनी आवाज़ मैं उठा सकती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस करना इंटरनेशनली वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ फॉर द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स, not just for my own husband but for all the political prisoners, या जो भी वहाँ पे gross human rights violations हो रही हैं, जितनी कैपेसिटी है। और मैं परसों भी मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारा एक फंक्शन था, कल भी था, और उसमें मेरे वहाँ पे भी यही तजवीज़ दी है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर एक लीगल सेल इस्टेब्लिश होना चाहिए, और उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जब तक एक्सपर्ट्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि कश्मीरी बीइंग द प्रिंसिपल पार्टी बट ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशंस, उसका एक बहुत क्रूशल रोल है इस मैटर के अंदर आवाज़ उठाने के लिए और लीगल एक्शन लेने के लिए, चाहे वो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स का कोर्ट हो, चाहे अमेरिकन कोर्ट्स में भी ये मैटर लेके जाया जा सकता है, ICJ ICC के अंदर। तो बहुत से तरीक़ेकार हैं जिसके तहत ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग है,
मगर जो वकील जो चाहिए उसके लिए वो जो टीम है वो अभी उस पर वर्किंग चल रही है इनकी, और एक कश्मीर एनवॉयज होने चाहिए। और स्पेशली जब मैं UN सेक्रेटरी जनरल को भी मिली थी तो आई टोल्ड हिम दैट यू नो वी डेस्परेटली वांट अ कश्मीर एनवॉय नॉमिनेटेड फ्रॉम द UN, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर टेबल होनी चाहिए रेजोल्यूशन कि यहाँ पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए। जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऑलमोस्ट के 40 लाख तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं इंडियंस को यहाँ पे, तो 1-2 साल के अंदर ये तो एक पूरी मेजॉरिटी में बन जाएंगे। और फिर अगर प्लेबिसेट होता है रेफरेंडम, फिर तो कश्मीरियों की वॉइस बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहिबा और गौहर गिलानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे।